लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर मैंने आपको बताया ऑर्डर क्या होता है, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बताया। फिर मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बताया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये तीन चीज बताया। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। प्रॉब्लम सॉल्व किए हम लोगों ने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ये हमने सॉल्व किया लास्ट लेक्चर में। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है 12th स्टैंडर्ड में, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पहला पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट पार्ट है। और दूसरा पार्ट है सॉल्विंग और डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा पार्ट है सॉल्विंग और डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्विंग और डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर थर्ड पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थर्ड पार्ट। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं। पहला है सिंपल वेरिएबल सेपरेबल। सिंपल वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीसरा है। तो ये अपना पूरा सिलेबस है। ये अपना पूरा सिलेबस है, ये अपने को करना है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहले ये कॉपी कर लो आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? हमें जनरल सॉल्यूशन दिया होगा। जनरल सॉल्यूशन हमको दिया होगा। हमें क्या दिया होगा? जनरल सॉल्यूशन। और ये जनरल सॉल्यूशन से हमको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना।
हमें क्या दिया होगा, जनरल सॉल्यूशन दिया होगा, और जनरल सॉल्यूशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, फॉर्म। तो क्योंकि आप फॉर्म कर रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन, आप फॉर्म कर रहे हो, तो ये हो गया फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में याद रखना है, क्या याद रखना है, जनरल सॉल्यूशन दिया है और जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का। अच्छा, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे। इस प्रोसेस में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके। इस प्रोसेस में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन। तो अभी तुम्हारा डाउट होगा कि जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। ओके, तो अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा व्हाट इज अ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, देखो, एन इक्वेशन which has one or more arbitrary constants, an equation which has one or more arbitrary constants is known as a general solution. जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में वन और मोर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। वन और मोर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अभी क्वेश्चन है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसको बोलते हैं। ओके, तो देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। तो अभी हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे जाएंगे। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। One is fixed constant. Okay, and the second is arbitrary constant. देखो, फिक्स्ड कांस्टेंट किसको बोलते हैं, numbers like real numbers,
है ना। फिक्स कांस्टेंट किसको बोलते हैं? वो कांस्टेंट जो कि चेंज नहीं होगा। वो कांस्टेंट जो कि, अभी बताता हूं, फिक्स कांस्टेंट किसको बोलते हैं? these constants these constants will remain unchanged even after the change of experiment, even after the change of experiment। मतलब आपने आपने एक्सपेरिमेंट चेंज कर दिया, फिर भी ये कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब अभी अर्थ पर आप जब तक रहोगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप जी लेते हो और उसका सेम वैल्यू होगा। जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कहीं भी जाओगे आप सेम वैल्यू लेने वाले हो। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है फिक्स्ड कांस्टेंट। जैसे कि नंबर्स 2 3 -4 6, ये सब क्या है? ये सब फिक्स्ड कांस्टेंट है। आपने एक्सपेरिमेंट चेंज कर दिया, फिर भी 2 तो 2 रहेगा ना, फिर भी 2 तो 2 ही रहने वाला है। Now next is arbitrary constants. The next is arbitrary constants. See here. These constants change their values when the experiment changes. When the experiment changes. When the experiment changes. For example, now see this. In this experiment, suppose I'm applying pressure here, right?
So when I'm applying pressure, the air molecules which are inside, okay, they will definitely experience a force, right? So there will be a reverse force on the piston. This is piston, so you are applying a force in downward direction. So air molecule will apply the force in upward direction. Now this experiment has a temperature as a major factor. So if I vary the temperature of the surrounding, the experiment will vary, you know. So what I will do is I will keep the temperature constant. So for one experiment, I keep temperature equals to say 20 degrees Celsius. So what happens is T T is constant for one experiment. For this experiment, temperature T I have kept constant. I am keeping the temperature constant for this experiment, for one experiment. Okay. Then after that, whatever equation I am getting here, okay, it's a subject of physics. So whatever equation you will have, in that equation you will have P, you will have T. Okay. But P will be a variable. P will be a variable. Temperature will remain a constant. Why constant? Because we have kept temperature for that experiment 20 degrees Celsius. But suppose you go for next experiment. In the next experiment, what you can do is you can change the temperature and you can keep the surrounding temperature as 27 degrees Celsius. This is P. Okay, and here you have air molecules or whatever, you know, or you can have a liquid, some liquid you can have. So you can keep the temperature as, in the next experiment, temperature you can keep as 27 degrees Celsius. So once again, the equation which you will have, it will have P, it will have T. So once again, P is a variable, T is a constant. And what is that constant value? The constant value is 27. What was the constant value here? The constant value was 20. So what happened is experiment is changed and the value of the temperature is also changed. Such constants are known as arbitrary constants. I will give you another very simple example from mathematics point of view, and that is, suppose I write y equals to mx. When I write y equal to mx, now you know y equal to mx is lines passing through origin. Lines passing through origin. Now, if you notice here, I wrote y equal to mx as lines passing through origin. I did not write line. I did not write one line. What did I write? I wrote lines. I wrote plural. Okay. It is not one line. It is many lines passing through origin. If you want to be more precise, then you should say that y equal to mx is family of lines. It is family of lines passing through origin. What you should say? You should say it is family of lines passing through origin. Now, how does this become family of lines? See, it becomes family of lines because you know m is a constant. M is slope of the line. M is slope of the line. So when you have y equal to 1x, like when you have y equal to 1x, the slope is 1. The slope is 1. And how the line is? The line is
This is the line. This is one single line. See, this is y equals to 1x. This is m is 1. If I write y equal to 2x, if I write y equal to 2x, then m equals to 2. And you know m means tan of theta. So how would the line be? This is line. If I write y equal to 3x, then m is 3. I can have infinite m values. क्या हो रहा है? m का वैल्यू बढ़ रहा है. देखो, m का वैल्यू बढ़ते जा रहा है. यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं? m का वैल्यू देखो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे बढ़ते जाएगा. और m का वैल्यू ऐसे, m का वैल्यू बढ़ रहा है तो थीटा भी बढ़ रहा है. देखो, बिकॉज m इक्वल्स टू tan थीटा. स्ट्रेट लाइन में आपको मालूम है ना, m इक्वल्स टू tan थीटा होता है. तो जब m 1 है, जब m का वैल्यू 1 है तो tan थीटा 1 है, और tan थीटा 1 है मतलब थीटा कितना है? 45 डिग्रीज. तो बेसिकली y इक्वल टू mx, जब हम लिखते हैं y इक्वल टू mx, तो y इक्वल टू mx में y और x ये दोनों वेरिएबल है. y वेरिएबल है और x वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी लाइन लेते हो, जैसे आपने ये लाइन ले लिया, ये कौन सा लाइन है? ये है y इक्वल टू, आपने ले लिया y इक्वल टू 2x, ये वाला लाइन लिया. अब ये y इक्वल टू 2x में आप जैसे जैसे लाइन पे जाओगे, समझो मैं ये y इक्वल टू 2x पे, ये y इक्वल टू 2x है, राइट? ये y इक्वल टू 2x लाइन पे आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि हर पॉइंट पे x और y डिफरेंट है. बराबर है ना? आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि हर एक पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है. आप कहीं भी जाओ, दो पॉइंट का x और y सेम नहीं होगा.
किसी भी दो पॉइंट का x और y सेम नहीं होगा। इस पॉइंट का x y, इस पॉइंट का x y अलग अलग होगा। लेकिन y इक्वल टू 2x क्या बताता है? जो y कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट का डबल होगा। देखो y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x में y कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का डबल होगा, या आप बोल सकते हो y अपॉन x हमेशा 2 होगा। y अपॉन x हमेशा 2 होगा। कौन से लाइन पे? इस लाइन पे। लेकिन जैसे ही आपने लाइन चेंज किया, समझो आप इधर आ गए, y इक्वल टू 4x पे आ गए, अब क्या होगा? y और x वेरिएबल है, लेकिन इस लाइन के लिए जब तक तुम इस लाइन पे हो, जब तक तुम इस लाइन पे हो, y अपॉन एक्स क्या होगा? y अपॉन एक्स 4 होगा। तो तुम क्या देख रहे हो? तुम देख रहे हो कि लाइन चेंज हो रहा है तो m का वैल्यू चेंज हो रहा है। जब तक लाइन चेंज नहीं हो रहा है m का वैल्यू एक ही है। मतलब y इक्वल टू एक्स, तो पूरे लाइन पे m का वैल्यू 1 है। y इक्वल टू 2x, पूरे लाइन पे y इक्वल टू 2x लाइन पे m का वैल्यू 2 है। y इक्वल टू 3x, m का वैल्यू 3 है। लाइन चेंज, m का वैल्यू चेंज। लाइन सेम, m का वैल्यू कांस्टेंट। x और y वेरिएबल। ये समझ में आया? जी सर। जी सर। इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। m क्या है? m एक कांस्टेंट है। m वेरिएबल नहीं है, m कांस्टेंट है। लेकिन m एक ऐसा कांस्टेंट है जो लाइन के चेंज होने के साथ में चेंज हो जाएगा, इसके लिए उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो y इक्वल टू एम एक्स क्या है? y इक्वल टू एम एक्स, हमेशा याद रखना, जब भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, किसी भी इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये एक जनरल सॉल्यूशन है, और जनरल सॉल्यूशन कभी भी फैमिली ऑफ कर्व्स दिखाता है। जनरल सॉल्यूशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स, जैसे कि यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस है। जनरल सॉल्यूशन represents family of curves. It represents family of curves, जैसे कि यहां पे फैमिली ऑफ लाइंस। तो मैंने अभी क्या बोला था? मैंने बोला था जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो जनरल सॉल्यूशन एन इक्वेशन विच हैज वन और मोर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। एक इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू एम एक्स हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना? ये क्या है? ये भी एक जनरल सॉल्यूशन है, ये भी एक जनरल सॉल्यूशन है। यहां पे एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहां पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये जो जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, लेकिन यहां पे देखो क्या हो गया, ये फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिर्फ फैमिली ऑफ लाइंस। ये पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर c का वैल्यू 0 नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर c का वैल्यू 0 नहीं है, तो वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे फैमिली ऑफ लाइंस।
तो हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन देख लिया। अभी जनरल सॉल्यूशन के साथ में एक काम करता हूं, जनरल सॉल्यूशन के साथ में ही तुरंत मैं आप लोगों को पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बता देता हूं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन किया है तो अच्छा होगा, तुरंत इसके साथ में ही एक और बता देता हूं, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर, देखो जैसे जनरल सॉल्यूशन आपने किया वैसे ही एक और सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी एकदम से क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जो जनरल सॉल्यूशन है वो इन जनरल है, वो जनरल है। जैसे मैंने y इक्वल टू एम एक्स बोला, तो y इक्वल टू एम एक्स में एक नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स इज नॉट वन लाइन, y इक्वल टू एम एक्स इज व्हाट, इट इज फैमिली ऑफ लाइंस। तो वो जनरल हो गया ना, सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए जनरल। लेकिन जब मैं बोलूंगा y इक्वल टू 3x, तो ये क्या है, ये एक लाइन है, ये है वन पर्टिकुलर लाइन, वन पर्टिकुलर लाइन। तो ये जो है ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। y इक्वल टू 4x, ये क्या हो गया, ये हो गया वन पर्टिकुलर लाइन, ये एक लाइन है। ओके, वैसे ही जैसे समझो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैं लिखूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इनफाइनाइट लाइन्स है। ओके, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इनफाइनाइट लाइन्स है, करोड़ों लाइन है, करोड़ों। ये सब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ये सब क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। लेकिन जैसे ही मैं लिखूंगा, अगर मैं लिखता हूं y इक्वल टू, जैसे ही मैं लिखूंगा y इक्वल टू x प्लस 5, तो ये जो लाइन है ये एक पर्टिकुलर लाइन है जिसका स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट 5 है, तो वो एक लाइन है। और वो लाइन कैसे रहेगा, स्लोप 1 और y इंटरसेप्ट 5। स्लोप 1 मतलब tan थीटा 1 45 डिग्री हो जाएगा थीटा, और y इंटरसेप्ट 5, ये देखो ये है वो लाइन, ये वो लाइन। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका स्लोप 1 हो गया। देखो ये y इक्वल टू एक्स को पैरेलल हो जाएगा, ये y इक्वल टू एक्स को पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 5 पे कट करेगा। ये देखो ये यहाँ पे कट करेगा 0,5 पे, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो क्या हो गया, देखो तुमने जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा तो तुमने इनफाइनाइट लाइंस लिखा। क्यों, क्योंकि तुमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज किया, m एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और c भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। लेकिन जब तुमने m का वैल्यू 1 लिखा और c का वैल्यू 5 लिखा, तो ये एक सेट हो गया, वन पर्टिकुलर लाइन, जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन ऐसे होगा, when arbitrary constants take one finite when arbitrary constants
in a general solution, take मतलब assume one finite value, then we will get a particular solution. Then we will get a particular. For example, y equal to 2x. ये क्या है? ये है one straight line passing through origin. यहां पे मत बोलना family of lines, ये family नहीं है. ये है one straight line passing through origin and having slope 1. x square plus y square equals to 2 square. ये क्या है? ये एक सर्कल है. It is a circle having center at origin and radius equal to 2. ये क्या है? ये है one circle having center at origin and radius equal to 2 units.